हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज। ठीक है, तो आज हम टीडीएस के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइमली है वो मिल जाए। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, कंसेप्ट ऑफ टीडीएस, अगर मैं बात करूं कंसेप्ट ऑफ टीडीएस की, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद एन एम टू कोलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम एज पर द कॉन्सेप्ट ए पर्सन, यानी जो डिडक्टर है, हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड nature to any person shall deduct tax at sources and remit the same into account of the central government। ठीक है, तो जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट था वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, मतलब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो टैक्स है उसके कलेक्शन के लिए, ठीक है, कोलेक्ट टैक्स फ्रॉम दी एवरी सोर्सेज ऑफ द इनकम, ताकि जो हर सोर्सेज जो इनकम है उससे जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सके। ठीक है, इससे क्या होता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ए पर्सन, यानी जो पर्सन जो डिडक्टर है, हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, यानी जो अदर पर्सन को जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, सेल डिडक्ट टैक्स एट सोर्सेज। ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, उसी जहां से जब मतलब जो इनकम का जहां से इनकम जनरेट हुई है वहीं पर वो क्या कर देता है, टैक्स से डिडक्ट कर देता है, एंड रेमिट द सेम अमाउंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी वो जमा करा दी जाती है वो अमाउंट, ठीक है, टैक्स की। तो इसलिए इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, यानी सोर्सेज जहां से वो इनकम जनरेट हुई है उसी टाइम उसके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज कर लेना। ओके, देखो अब देखो एडवांटेजेस क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होती है, तो टीडीएस इज पेबल ऑन द अर्निंग, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द लाइबिलिटी टू पे टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ अर्निंग एक्चुअली टेकिंग प्लेस। इससे क्या होता है, जहां पर आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी जनरेट हुई है ना, तो वहीं पर आप टैक्स पे कर देते हो। ठीक है, तो टीडीएस इज डिडक्टेड बिफोर मेकिंग पेमेंट, डिडक्शन आर मेड on payment that are made in cash, check on credit है। The amount deducted under TDS is further deposited with the various government agency। Payment of TDS has various advantage, बहुत सारे advantage होते हैं। Deducted TDS at source prevent tax evasion। देखो इससे क्या होता है, टैक्स चोरी है वो रोकने से, टैक्स चोरी है वो नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप जो टैक्स है जहां से वो इनकम जो इनकम का सोर्सेज है वहीं वो अगर कट जाएगा तो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स चोरी के ऊपर रोक लग जाएगी, है ना। उसके बाद क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम अंडर दी टैक्स नेट। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर आते हैं। कलेक्शन ऑफ टीडीएस इज स्टडी सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, तो टीडीएस के थ्रू जो टैक्स वो कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट के रिवेन्यू का एक मतलब एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। टीडीएस डिडक्टर एज पर द टैक्सेशन रूल्स कौन कौन हो सकते हैं, देखो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एचयूएफ भी हो सकता है, लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, और लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। रेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन, तो पेमेंट सच एज सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट अर्न, रेंट एक्स्ट्रा, ठीक है, आर दी सब्जेक्ट टू टीडीएस डिडक्शन। ठीक है, टीडीएस डिडक्शन में आते चाहे आप इनकम आपको चाहे सैलरी से हुई हो, चाहे कमीशन से, या प्रोफेशन फीस हो गई, या इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इनकम एंड अमाउंट ऑफ द इनकम अर्न, टीडीएस इज पेड एट वेरियस रेट। टीडीएस है वो डिफरेंट रेट से पे किया जाता है। दस डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम हैज डिफरेंट टीडीएस रेट, जो अगर मान लो अलग अलग सोर्सेज जो इनकम हुई उनके अलग अलग रेट हैं। ठीक है, जैसे and tax is paid on the extra amount earned after a certain maximum threshold limit is attained. The rate at which TDS is paid varies from 1% to 30%, मतलब वेरी करता है। ठीक है, जो TDS पे करते हैं वो जो टैक्स है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द इनकम टैक्स है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सोर्सेज से इनकम हुई है। देखो एक है ना जो टीडीएस रिटर्न फॉर्म है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार क्या इस बार पेपर हुआ था उसी में ही आया था कि फॉर्म 16 किससे रिलेटेड है, 26 क्या हुआ, इसके बारे में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जो फॉर्म है टीडीएस रिटर्न फॉर्म है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, तो टाइप्स ऑफ टीडीएस रिटर्न फॉर्म, पर्टिकुलर ऑफ द टीडीएस रिटर्न फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ आपको 24Q, अगर फॉर्म नंबर 24Q किससे रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी, ठीक है। किससे रिलेटेड है? फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड है, याद रखना 24Q, ओके। 26Q किससे रिलेटेड है? स्टेटमेंट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज ऑन ऑल पेमेंट अदर देन सैलरी, यानी जो सैलरी के जो अलावा है उससे रिलेटेड कौन सा है? 26, ओके। 27Q, ठीक है। 27Q किससे रिलेटेड है? स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, या एनी सम पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, यानी आपकी इंटरेस्ट से इनकम हुई है, डिविडेंड से इनकम हुई है, तो वो किससे रिलेटेड है? फॉर्म नंबर 27Q, ओके। और 27EQ, यानी अगर ई और लग जाता है तो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज, तो वो इससे रिलेटेड है। 24Q सैलरी से रिलेटेड है, 26Q अदर देन सैलरी, 27 जो इंटरेस्ट डिविडेंड से रिलेटेड इनकम है, और 27EQ किससे रिलेटेड है? स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन एट सोर्सेज, ओके। अब आता है फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, तो फॉर्म नंबर 16 इज ए डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड एज पर दी सेक्शन 203। तो कौन से सेक्शन के अंदर इसको इशू किया जाता है? 203 के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू दी सैलरीड प्रोफेशनल इन इंडिया बाय देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, आल्सो रिफर्ड टू एज सैलरी सर्टिफिकेट, ठीक है। It contains the entire detail regarding the salary given by the organization or employees to the employees in particular financial year and income tax that has been removed from the salary of the individual by peer। मैं अभी आपको बताऊंगी भी फॉर्म नंबर 16 आपको कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सर्टिफिकेट है जो किसके द्वारा सेक्शन 203 के अंदर इशू किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, टू सैलरीड प्रोफेशनल इन इंडिया बाय देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर सैलरी वैली से रिलेटेड है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 16 है वो इशू किया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कंपोनेंट क्या आते हैं फॉर्म नंबर 16 में, क्या क्या आता है फॉर्म नंबर 16 में? तो फॉर्म नंबर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स फॉर्म ऑफ द सैलरीड इंडिविजुअल इज फॉर्म नंबर 16, यानी जो सैलरीड पर्सन के लिए एक जो अगर हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 16 होता है, ठीक है। सबको ही पता होगा ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कौन सा होता है? फॉर्म नंबर 16 होता है। तो इट कॉन्टेंट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सैलरी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी सैलरी से रिलेटेड होती है, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज अलोंग विद द टैक्स दैट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय द डिडक्टर। द फॉर्म नंबर 16 इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 16 को एक फॉर्म नंबर 16A और फॉर्म नंबर 16B में भी डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फॉर्म नंबर 16 पार्ट ए, तो फंडामेंटली द पार्ट ए गिवन द समरी ऑफ टैक्स कलेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर्स फ्रॉम द सैलरीड इनकम, ठीक। तो इसमें समरी दी होती है ऑन द एम्प्लॉयज बिहाफ एंड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट। इट इज सर्टिफिकेशन ड्यूली साइंड बाय द एम्प्लॉयर, किसके साइन होते हैं इसके ऊपर? एम्प्लॉयर के साइन होते हैं, दैट दे हैव डिडक्टेड द टीडीएस फ्रॉम द एम्प्लॉयर सैलरी, मतलब साइन होते हैं कि बताता है कि भाई जो एम्प्लॉयर को जो सैलरी दी गई है उसके ऊपर टीडीएस है वो कट चुका है, ठीक है। एंड डिपॉजिट विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और हम उस जो टैक्स हमने जो मतलब जो पहले ही जो क्या होता है इस पे एम्प्लॉयर के साइन होते हैं जिसमें वो बताता है कि भाई कि जो टीडीएस है जो एम्प्लॉय को सैलरी दी गई उसके ऊपर ऑलरेडी कट चुका है और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी जमा किया जा चुका है, ठीक है। देखो तो ये फॉर्म नंबर 16 है, तो देखो इसमें सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, और पैन नंबर डिडक्टर का, ठीक है, टैन ऑफ द डिडक्टर का, पैन ऑफ द एम्प्लॉयज का, ठीक है, एम्प्लॉयज डिफरेंस नंबर है, द कमीशन इनकम टैक्स, ये सब चीजें इसमें लिखी रहती है, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्म नंबर 16 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर 16 पार्ट बी की। ये क्या होता है? द पार्ट बी इज द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कवरिंग डिटेल रिगार्डिंग सैलरी पेड एनी अदर इनकम इज डिस्क्लोज्ड बाय द एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड एंड टैक्स ड्यू, ठीक है। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है? इट रिप्रेजेंट मतलब एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट टाइप का होता है फॉर्म नंबर 16 पार्ट बी। तो इट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड orderly मैनर stating the income earned by the employees along with the exemption deduction applicable, ठीक है। तो उसमें उसके बारे में बताया जाता है कि भाई क्या डिडक्शन है, क्या क्या डिडक्शन है, क्या एग्जम्पशन है, उसके बारे में भी
बताए जाते हैं। इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एम्प्लॉय डिटेल्स सच एज ए नेम, पैन एंड मेंशन आर इवन पार्ट बी। तो बस याद रखना जो फॉर्म नंबर पार्ट बी होता है 16B होता है, ये कंसोलिडेटेड यानी कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट होता है। इसमें डिडक्शन वगैरह के बारे में और बता दिया जाता है। ठीक है, डिडक्शन क्या है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे इनकम अर्न बाय द एम्प्लॉय, की जो इनकम अर्न की गई है एम्प्लॉय के द्वारा उसके ऊपर डिडक्शन कितनी मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में और बता दिया जाता है। मतलब एक कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में होता है। देखो ये दे रखा है पार्ट बी यानी फॉर्म नंबर बी। देखो इसमें ग्रोस सैलरी है, अलाउंसेस वगैरह के बारे में बता रखा है। ठीक है, डिडक्शन के बारे में बता रखा है, फिर ग्रोस टोटल इनकम आई, टोटल इनकम, ठीक है, एग्जाम्पशन है। तो इन सब की जो डिडक्शन वगैरह होते हैं ना इसमें, उसके बारे में और बता दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या रहता है इसमें, टोटल सैलरी रिसीव्ड कितनी है उसके बारे में बताया जाता है, क्या क्या एग्जम्पशन अलाउड है। ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम कितनी आई, क्या क्या डिडक्शन मिल रही है आपको। ठीक है, तो डिडक्शन के बारे में हम पहले जो प्रीवियस वीडियो है ETC सारी हमने डिडक्शन है सारी डिस्कस कर ली उस वीडियो के अंदर। तो इन सब के बारे में इसमें बताया होता है, कॉम्प्रीहेंसिव टाइप का होता है ये। नेट टैक्सेबल सैलरी भी आती है। देखो नेट टैक्सेबल सैलरी के बारे में बता रखा है बाद में। ठीक है, टोटल इनकम, फिर टैक्स पेबल। ठीक है, तो इसमें सब इसके बारे में बताया होता है। नेट टैक्सेबल सैलरी है वो हमने देख लिया, उसमें इसके बारे में बताया होता है। तो टोटल डिडक्शन आर एग्रीगेटेड अंडर चैप्टर 4A एंड रिड्यूस फ्रॉम द GT ग्रोस इनकम टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स। ठीक है, योर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। देखो टैक्स लाइबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपकी आ गई टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे करी आपने, जो एजुकेशन सेस है, ठीक है, उसको लेस कर देंगे। जो रिबेट है 87 के अंदर अगर अप्लीकेबल है, तो रिलीफ अंडर 89 के अंदर है। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन इनकम, तो इन सब के डिडक्ट करने के बाद आपकी क्या जाती है, नेट टैक्सेबल सैलरी। What is the form of TDS, TCS certificate and what should be frequency for issuance of TDS and TCS certificate है। तो अगर मैं बात करूँ TDS certificate in respect of tax deducted in salary यानी फॉर्म नंबर 16 है वो उससे रिलेटेड, तो ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसको जो एनुअली इशू किया जाता है। ठीक है, इसने पूछा है फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में आया था कि भाई ये एनुअली है या क्वार्टरली, इसलिए मैंने स्पेशली ये स्लाइड इसमें ऐड की है। ठीक है, तो देखो जो TDS सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी यानी फॉर्म नंबर 16 है, वो याद रखना उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टिफिकेट वो होती है एनुअली। ओके, क्या होती है, एनुअली। फॉर्म नंबर 16 है TDS सर्टिफिकेट रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टेड ऑन पेमेंट अदर देन सैलरी। ठीक है, तो ये होता है क्वार्टरली। फॉर्म नंबर 16 होता है ना वो एनुअली होता है। फॉर्म नंबर 16A भी क्वार्टरली होता है, और जो 27D हो गया वो भी क्वार्टरली होता है। TCS सर्टिफिकेट है 27D, ये भी क्वार्टरली होता है। जो फॉर्म नंबर 16 है वो एनुअली होता है। ठीक है, याद रखना। What is the frequency and due date of statement of TDS and TCS? ठीक है, तो TDS ड्यू डेट ऑफ, अगर मैं आप फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ 2019 से 20, ठीक है, असेसमेंट ईयर 2020 से 21, मैंने करंट डाटा ही उठाया, करंट डाटा के अकॉर्डिंग ही टेबल बनाई है। ठीक है, तो इससे आप इजीली समझ पाओगे। तो देखो अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करूँ, ड्यू डेट क्या होगी किसकी, TDS एंड TCS। ठीक है, तो क्या ड्यू डेट होगी, तो अगर 1 अप्रैल से 30 जून है वो पीरियड होगा, और लास्ट डेट फिलिंग क्या होगी 31 जुलाई 2019। यानी जो आप जो TDS है वो फिल करोगे, रिटर्न फाइल करोगे, तो अगर पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून तो इसकी ड्यू डेट होगी। ठीक है, अगर लास्ट डेट क्या होगी फिलिंग की, वो 31 जुलाई होगी। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टरली ले रहे हैं तो जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, क्वार्टरली होगी। तो 31 अक्टूबर 2019 होगी इसकी। थर्ड क्वार्टर में क्या होगी, थर्ड क्वार्टर की ड्यू डेट क्या होगी, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और इसकी जो ड्यू डेट क्या होगी, जो लास्ट डेट फिलिंग की क्या होगी 31 जनवरी 2020। ठीक है, देखो 3 मंथ का गैप आ रहा है, इनमें भी 3 मंथ का गैप आ रहा है और इनमें भी 3 मंथ का गैप आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर लोगे। और अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करूं, 1 जनवरी से 31 मार्च है, 1 जनवरी से 31 मार्च है, तो लास्ट डेट इसकी फिलिंग की क्या है, लास्ट डेट है 31 मई 2020। ठीक है, तो आप जैसे इसके अकॉर्डिंग भी याद कर लोगे, जैसे 3 मंथ है, ठीक है, तो 3 मंथ का गैप है, तो फर्स्ट क्वार्टर की अगर ड्यू डेट है वो क्या है 1 अप्रैल से 30 जून, और लास्ट डेट क्या है
31 जुलाई, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई से 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और 1 जनवरी से 31 मार्च है, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंसी। टीडीएस एंड टीसीएस ड्यू डेट, ठीक है। अभी हमने पढ़ी थी टीसीएस ड्यू डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइलिंग। अभी हमने टीडीएस की पढ़ ली, टीडीएस की ड्यू डेट पढ़ ली, ठीक है। तो हम टीसीएस को भी साथ लेकर चल रहे हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज और टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज है, तो हम टीसीएस को भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जो टीसीएस की क्या ड्यू डेट होगी, तो फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, और यहाँ पर क्या होगी 15 जुलाई 2019। एक बात याद रखना, यहाँ देखो, यहाँ थी 31 जुलाई, यानी यहाँ आप एंड ऑफ द मंथ लेकर चल रहे थे। टीसीएस के अंदर क्या लेकर चलोगे, बिटवीन मंथ, ठीक है। इससे आपको इजिली याद हो जाएगी, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इजिली याद हो जाएगी। देखो ये वाली डेट तो सेम है, इसमें ये वाली डेट है सेम है, ठीक है। लास्ट डेट जो फीलिंग है वो डिफर है। वहां पर तो थी एंड ऑफ द मंथ लेकर चल रहे थे, और यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे हम, मिड ऑफ द मंथ लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर की 1 अप्रैल से 30 जून, तो लास्ट डेट फीलिंग की क्या है, 50th जुलाई। 1 जुलाई से 30 सितंबर, 50th अक्टूबर, ठीक है, 15th अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद ये होगी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, थर्ड क्वार्टर की, और लास्ट डेट फीलिंग क्या है, 50th जनवरी, और ऐसे ही अगली क्या है 50th मई, ठीक है। 1 जनवरी से 31 मार्च, और इसकी लास्ट डेट फीलिंग क्या है, 50th मई। ड्यू डेट फॉर इशूइंग टीसीएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ड्यू डेट फॉर इशूइंग टीसीएस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये तो थी आपकी रिटर्न फाइलिंग की। अब आती है अगर आप इशूइंग सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट फॉर इशूइंग टीसीएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20, ठीक है। तो इशूइंग टीसीएस सर्टिफिकेट की क्या डेट होगी, हमने रिटर्न फाइलिंग पढ़ लिया दोनों का, टीडीएस और टीसीएस का। अब पढ़ते हैं इशूइंग टीसीएस सर्टिफिकेट की। तो फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट फीलिंग क्या होगी, फाइलिंग क्या होगी, 30 जुलाई, ठीक है, 30th जुलाई। तो इसकी क्या हो जाएगी, 30th जुलाई। सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो 1 जुलाई से 30 सितंबर। देखो ये सारे वो ही चल रहे हैं, जो ये पीरियड है वो यही चल रहा है, बस डिफरेंस किस में आ रहा है, लास्ट डेट के अंदर। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लास्ट डेट हो गई आपकी 30th जुलाई। सेकेंड क्वार्टर की अगर टीसीएस सर्टिफिकेट इशूइंग की बात करूँ 1 जुलाई से 30 सितंबर, ठीक है, ड्यू डेट है, और लास्ट डेट फाइलिंग क्या है, 30th अक्टूबर 2019। थर्ड क्वार्टर की बात करूं तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और जो लास्ट डेट फाइलिंग क्या है, 30th जनवरी। और फोर्थ क्वार्टर की बात करूं तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक है जो पीरियड है, और उसके बाद लास्ट डेट फाइलिंग डेट क्या है, 30th मई 2020। ओके, देखो ये जो क्या नाम है, हाफ ही आए इसके अंदर, आ नहीं पाए स्लाइड के अंदर। जो टीडीएस के जो प्रोविजन है, देखो तो 192 याद रखना, वो सैलरी से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर मैं आपको टीडीएस के जो प्रोविजन है वो सारे करा दूंगी, ठीक है। तो देखो 192 सेक्शन है, वो क्या है, सैलरी से रिलेटेड है, और इसके ऊपर जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा एज पर दी स्लैब रेट है। इफ पैन इज अवेलेबल, एवरेज रेट, अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो वो 30% की रेट से चार्ज होगा टीडीएस, सेक्शन 192 सैलरी के अंदर। 192A, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, तो अगर इफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज मोर देन 50,000, ठीक है, अगर आपका बैलेंस 50,000 से ज्यादा है, तो अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10%, और अगर पैन नंबर नहीं है तो फिर आपका लगेगा 42.744% से। 193 किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 193 किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो अगर अमाउंट ओवर टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है, अगर आप कितना है 10,000 से ज्यादा है ना, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। किस केस में, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है इनकम, तो ठीक है। और अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो 10%, और अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर आपका 20% की रेट से चार्ज होगा। फिर आता है 194,
डिविडेंड से, ठीक है। कब होगा? अगर आपकी इनकम 2500 से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम 2500 से ज्यादा है तो अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो 10%, और अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो 20%, ठीक है। तो ये थे हमारे टीडीएस के प्रोविजन। कुछ और प्रोविजन भी रहते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनकम टैक्स के मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आए इसमें, और एक बार भी ऐसा नहीं जिसमें से इसमें क्वेश्चन नहीं आए हों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।